नन्ना फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर चौकोर का मतलब होता है स्क्वायर, चौरस। लाल पत्थर के पास वो बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। छेनी और हथौड़ा को तो आपने बच्चों देखा होगा। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। कुछ दिन पहले ही इसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। उसने उस घंटी पर नक्काशी का काम शुरू कर दिया था। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। जब भी वो पत्थर पर चोट मारता था तो उससे किरचें उड़ती थी। तो जैसे ही किरचें उड़ती थी तो वो अपनी आंखें को सिकोड़ लेता, मतलब आंखों को बंद कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे होते, मतलब अपना अपना काम कर रहे थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। यहाँ पर जो बच्चा है वो सिर्फ 10 साल का था और वो अभी अभी काम सीखा था। पिता के एक बार सिखा देने के बाद वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। कहने का मतलब यह है कि उसके पापा ने जो उसको सिखाया है वो वही अभी काम कर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबुटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इथलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते। वो मनी मन सोच रहा है कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने पिता की तरह महीन से महीन काम कर पाऊंगा और बारीक जालियां भी उकेर पाऊंगा। तो वो अपने मन में इस तरह से सोचता है। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। जब उसके माता पिता गुजरात छोड़कर आगरा आ गए थे तो उसी समय क्या हुआ था कि भाई आगरा का किला भी बन रहा था, तो उस समय उसके पिता को उस किले में काम भी मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी का मतलब क्या होता है कि जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो, उसे पुश्तैनी बोलते हैं। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर थी। अब तो आगरे में बसने के बाद तो आगरे की गलियां और अब सिकरी उसका घर थी। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक, खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वो चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? वहां पर इतना शोर हो रहा था क्योंकि वहां पर किले का काम चल रहा था, तो उसके कारण छेनी और हथौड़ी की आवाज में अगर आपको कोई बुलाएगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन बुला रहा है, लेकिन उसके कानों में एक आवाज आती है और वो चौंक जाता है। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? मतलब उसके पीछे कोई बोलता है कि भाई माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, क्या तुमने बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। केशव तो अपने काम में मस्त था। उसने पीछे देखा तो कोई एक आदमी ने ऐसा बोला कि भाई आपकी घंटियां बहुत सुंदर है। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। तलखी का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा होना। चिड़चिड़ा कर जवाब दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी तेरे साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद
वाला था। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। तो वहां पर एक पहरेदार दौड़कर आता है और उस व्यक्ति को बोलता है कि हुजूर माफ करें, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आए हुए। और फिर उस केशव के सामने घुर्राते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुझे पता नहीं चलता है? तू हुजूर के सामने बैठा हुआ है, सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि पहरेदार अचानक से आता है। जब वो केशव और वो अकबर दोनों बात कर रहे होते हैं तो अकबर को उस पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती, तो वो उस पहरेदार को भगा देते कि आप यहाँ से जाइए, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। तो उस समय केशव था वो असमंजस में, मतलब उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि भाई क्या बोले और उसे क्या करना चाहिए, वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे, दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। वह केशव को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो अपना काम शुरू करे कि बंद करे, क्योंकि उनके सामने अकबर राजा खड़े थे। लेकिन अब केशव को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जो अकबर था वो उनके सामने हंस रहे थे, तो वो अभी बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नबातुल्ला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। केशव को एकदम अकबर ने बोला कि आप मुझे नक्काशी करना सिखाएंगे, तो केशव तो पहले से उलझन में था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हाँ कर दिया, तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। केशव उनको क्या बोलता है कि आप ये काम कर पाओगे? तो राजा ने बोलेंगे हाँ बिल्कुल मैं कर पाऊंगा। लेकिन केशव के मन में अभी भी संदेह था कि वह इतने बड़े राजा होकर भी ऐसा काम करेंगे। उसके मन में इस तरह का संदेह था। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमने भाव से मतलब उसका मन नहीं था कि भाई राजा से वो ऐसा काम करवाए। अकबर हंस कर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तो उस समय अकबर ने तुरंत बोला, पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां उठाने में आपकी मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया।
जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचें उठकर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। मतलब जब अकबर ने उस पत्थर पर छेनी मारी तो थोड़ा उन्होंने जोर से मारा, तो उसमें कटाव थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो केशव ने क्या बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं मारना है, आपको ऐसे मारना है। तो अकबर ने क्या बोला, जी हुजूर। मतलब कि वो उनको सिखाने वाला कोई गुरु हो तो अकबर भी उसके सामने एक नौसिखिया होता है उस तरह का वो बर्ताव करने लगे। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा ये व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। मतलब यहाँ पर एक वयस्क, मतलब कि बड़े राजा के ऊपर अपनी धाक जमा रहा था, तो उसमें उसको मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां मतलब भ्रमर, उसकी जो आईब्रोज होती है वो एकदम ऊपर चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। जब अकबर वो काम कर रहे थे तब वो बार बार पूछते थे कि भाई केशव, मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो है ना? तो केशव हर बार सिर हिलाकर असहमति, मतलब नहीं, अभी एकदम सही से नहीं हो रहा है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल का मतलब होता है अचरज भाव से वो लोग देख रहे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अकबर ने देखा था कि जो केशव वो काम कर रहा था, वो पत्थर पर बने नमूनों को सिर्फ नहीं तराश रहा था, लेकिन वो अपनी ओर से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वो डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बन रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। लड़के का काम करने का अंदाज देखकर अकबर ने क्या बोला कि एक दिन तुम महान फनकार बनोगे और एक दिन तुम मेरे कारखाने में भी काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूंगा। ये सब बातें सुनकर जब अकबर ने ऐसा बोला कि भाई मेरे कारखाने में ये सभी लोग काम करेंगे, तो केशव का चेहरा चमक उठा और वो बोला, मैं भी वहाँ पर जरूर काम करूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। फिर उसके बाद अकबर वहां से खड़े हो गए और उस केशव का कंधा थपथपाया और बोला कि अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव ने पूछा कि हुजूर, क्या आप फिर से आएंगे? मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वो बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। उसके पिता ने क्या बोला, भाई आप तो अभी से इतने फेमस बन चुके हो, प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए।
उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उन्हें एक नहीं 3-3 संतानें होगी। शाहजादा सलीम, मुराद और दानियल। केशव ने झकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटों का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो केशव उनिंदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो आपको भी इस तरह से मन लगाकर काम करना चाहिए और आप भी एक दिन सफलता के सितारों को चूम लेंगे।